हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया चैप्टर। बाबू चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बेटा बिजनेस सर्विसेज। बेटा सारे बच्चे सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। पहले बेटा चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रो दूंगा आपको। बाबू ये चैप्टर का बेस ना कहीं चैप्टर 1 से ही बन जाता है और चैप्टर 1 में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन इस पे किया हुआ है। ऑल दो आपको याद कराता हूं बेटा, अगर आप याद करोगे एक ना क्लासिफिकेशन आया था बेटा बिजनेस का। मैंने बिजनेस को क्लासीफाई किया था 2 पार्ट में। एक का नाम था इंडस्ट्री, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, याद आना वैसे बहुत मुश्किल है बेटा, बादाम खाने बंद करे हुए हमने। एक पार्ट का नाम था इंडस्ट्री, दूसरे का नाम था कॉमर्स। इंडस्ट्री में भी 3 पार्ट थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, नहीं पता। कॉमर्स में 2 पार्ट थे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कुछ याद आया? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता था बेटा? जो ट्रेड को सपोर्ट सर्विसेज देता था। याद है मैंने कहा था इक्विवेलेंट टू टर्शरी सेक्टर है ये। बेटा सुन लो, आपके कोर्स में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में 5 सर्विसेज लिखी गई थी। सबसे पहले की मैंने बात की थी बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस की बात की थी आपसे, और वेयर हाउसिंग की बात की थी, एडवर्टाइजिंग की बात की थी। याद है आपको? यही चैप्टर 4 है, यही चैप्टर शुरू होगा। इन 5 का ही डिस्कशन करना है, मोस्ट डिटेल्ड। नहीं पढ़ा किसी ने, कोई टेंशन नहीं बेटा, मैं तो कह ही नहीं रहा पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है ना। अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो पिछली बार से भी ज्यादा डिटेल्ड करूंगा, ठीक है जी। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। लो जी बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 4 में, उसका नाम है नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज। और बेटा नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, मैं ये टॉपिक खत्म करूंगा और गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत आराम से मेरी तरफ देख रहे हो आप, सुन रहे हो, कहीं कोई एनसीईआरटी नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास। बेटा सबसे पहले बात करता हूं गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलैरिटी होती है। सबसे पहले एक सिमिलैरिटी की बात करता हूं बेटा। गुड्स का काम होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, सर्विसेज का भी यही काम होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ठीक है ना। वांट को सेटिस्फाई करता है गुड्स भी, और वांट को ही सेटिस्फाई करती हैं सर्विसेज भी। लेकिन बेटा ये सिमिलैरिटी होने के साथ साथ 5-6 डिफरेंस भी हैं, और वही 5-6 नेचर ऑफ सर्विसेज भी हैं बेटा। बाबू नेचर ऑफ सर्विस बोल लो, फीचर ऑफ सर्विस बोल लो, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस बोल दो, तीनों एक ही वर्ड है ये, ठीक है ना। कोई टीचर कह देता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज लिख दो, फीचर ऑफ सर्विसेज लिख दो, कोई कह देता है नेचर ऑफ सर्विस लिख दो। बेटा सबसे पहला फीचर जो सर्विसेज में है वो है बेटा इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बेटा गुड्स को भी साथ साथ पकड़ के चलूंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। बेटा सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? कभी किसी ने टच नहीं किया और कभी किसी ने देखा नहीं सर्विस को। गुड्स की बात करें सर, कोई भी गुड्स हो सकता है। ये चेयर देखा नहीं आपने? देखा है, टच किया है? टच किया है बेटा। गुड्स हमेशा टेंजिबल इन नेचर होते हैं बेटा, देखे भी जा सकते हैं बेटा और टच भी किए जा सकते हैं। सर्विसेज हमेशा इनटेंजिबल इन नेचर है, ना तो बेटा कभी किसी ने देखा ना ही किसी ने टच किया। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। एक इंसान बेटा सर्विसेज को टच नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपीरियंस करके बता सकता है। किसी ने टच किया एंटरटेनमेंट को, डॉक्टर की सर्विस को टच किया, ट्यूशन सर्विसेज को टच किया, लेकिन वही बात है बेटा, एक टीचर क्लास में पढ़ाने आती है, हम कहते हैं यार क्या बढ़िया पढ़ाती है ये,
और एक टीचर के लिए कहते हैं सर तो कुछ भी नहीं आता पढ़ाना भाई। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। ऐसी बात है हम डॉक्टर्स के लिए भी बोलते हैं ना, यार ये बहुत कमाल डॉक्टर है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है ना। और किसी डॉक्टर के लिए बोलते हैं यार इसे क्या आता है, ये तो झोला छाप डॉक्टर है, इसे कुछ नहीं आता। सर ऐसा ही होता है ना बाबू। सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल हैं। इंटेंजिबल मतलब कभी किसी ने टच नहीं किया, कभी किसी ने देखा नहीं। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस। बात क्लियर? पहली बात क्लियर हुई, फीचर क्लियर हुआ। और अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस पढ़ोगे तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस भी यही है कि सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होती हैं और गुड्स हमेशा टेंजिबल होते हैं। तो दो टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, चलो जी। सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी, लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बेटा गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट इन नेचर होते हैं। क्या मतलब होता है कंसिस्टेंट होने का? कंसिस्टेंट मतलब क्या अंशी का? बिल्कुल बेटा, गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं इन नेचर। कंसिस्टेंट मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल पकड़ के देखते हैं बेटा। बाबू मैं बोलता हूं आज आप आईफोन 10 खरीदने जाओ या आईफोन 12 खरीदने जाओ किसी पर्टिकुलर स्टोर पर। लेट्स सपोज बात करते हैं बेटा, आप आई क्रस्ट पे जाते हो, ठीक है। आपने आईफोन 12 उठाया बेटा, आप खरीद कर ले आए। एक काम करो, अगर आप खरीद कर भी नहीं लेके आए, आपने बार्गेन करा, उन्होंने बार्गेनिंग एक्सेप्ट नहीं करी, आप किसी और शॉप पे चले गए, लेट्स सपोज गिफ्ट और शॉपिंग पर। मैं कह रहा हूं बेटा 50 नहीं 500 स्टोर घूम लेना, एक बार ये जरूर देख लेना कि आईफोन 12 एक नहीं 500 स्टोर पे एक जैसा है इन अपीयरेंस, एक जैसा है इन कलर, एक जैसा है इन वेट, एक जैसा है इन डायमेंशन। सर गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं इन नेचर। एक चेयर उठाकर देख लो, चाहे बेटा 30 चेयर उठा के देख लो इसके जैसी, वेट तुलवा लेना बिल्कुल सेम होगी, ग्राम का भी अंतर नहीं होता बेटा। इतनी कंसिस्टेंसी फॉलो करती है अच्छी कंपनियां बेटा, ठीक है ना। कलर देख लो, डायमेंशन देख लो बेटा, लेंथ देख लो, कोई भी मेजरमेंट देख लो बेटा, बिल्कुल सेम होगा। सर आज चले जाओ Hyundai के शोरूम, क्रेटा कार, उनके पास 20 खड़ी हैं, 20 की 20 देख लेना बेटा, 1 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा। They all are similar in their weight and similar in their dimension, similar in their color, हर चीज में सिमिलर है बेटा। गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं इन नेचर। एंड व्हाट अबाउट सर्विसेज? सर्विसेज कंसिस्टेंट होती हैं क्या? सर आप खुद सोचना, पढ़ाने के लिए मुझे भी यही बुक मिली है एनसीईआरटी। पढ़ाने के लिए इंडिया में कितने टीचर पढ़ाते होंगे? सहारनपुर शहर में ही सोच लो कितने पढ़ाते होंगे बिजनेस स्टडीज। क्या सर सबके पढ़ाने का तरीका सेम, सबके एग्जाम्पल सेम? दो डॉक्टर को देखा है, दो डॉक्टर की सर्विसेज बिल्कुल एक जैसी होती हैं क्या? सर मानते हो ना, दो डॉक्टर कभी सिमिलर नहीं हो सकते बेटा अपनी सर्विसेज में, ठीक है ना। दो बेटा पब्लिक स्पीकर भी डेमोन्स्ट्रेशन में सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है ना। दो डांसर को कह दोगे ना, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं बेटा, उनको कह दोगे एक ही सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, एक ही स्टाइल परफॉर्म करना है, दोनों ने बॉलीवुड स्टाइल पे डांस करना है और यही सॉन्ग है, तब भी बेटा कहीं ना कहीं उनके स्टेप डिफरेंट होंगे। सर सर्विसेज कभी भी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। समझ आई बात? दो डिफरेंस क्लियर हुए गुड्स और सर्विस के बीच में, और दो नेचर क्लियर हुए में सर्विस के, ठीक है ना। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है इन नेचर, सर्विसेज हमेशा इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है जी। चलो जी, थर्ड वन इनसेपरेबिलिटी। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनना। बाबू गुड्स के केस में प्रोडक्शन एक्टिविटी और कंजम्पशन एक्टिविटी को सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि प्रोडक्शन अलग टाइम पर हो सकता है और कंजम्पशन एक बिल्कुल अलग टाइम पर हो सकती है। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, आज मान लो नया साल शुरू हो गया 2021, आज बेटा 1 जनवरी है, ठीक है ना। क्रेटा एक नया मॉडल ला रही है, Hyundai यानी कि क्रेटा का एक नया मॉडल ला रही है। नया साल शुरू होते ही नया मॉडल आना होता है बेटा,
बाबू 10 जनवरी को इन्होंने कार प्रोड्यूस कर दी, जरूरी है 10 जनवरी को बिकेगी? जरूरी है क्या? 6 महीने तक नहीं बिकी, हो नहीं सकता। हो सकता है बेटा, मान लो ये 10 जुलाई को बिकी, हो सकता है भाई। गुड्स के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है बेटा। एक बात सोचो बेटा, अगर इस हिसाब से सोचने लगे आपकी टाइम गैप होगा ही नहीं, तो बेटा जिस दिन सारी व्हीट प्रोड्यूस होगी हमारे देश में उसी दिन कंज्यूम कर लेंगे क्या हम? फिर अगले दिन क्या खाएंगे? क्या गुड्स के केस में टाइम गैप होता है? हाँ जी, गुड्स के केस में सेपरेबिलिटी होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंजम्पशन एक्टिविटी से सेपरेट किया जा सकता है। आप खुद सोचो, ये चेयर पता नहीं कब मैन्युफैक्चर हुई होगी और मैंने पता नहीं कब खरीदी होगी। हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद खरीदी हो। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप हो सकता है। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट सर्विसेज? देखो बेटा, पहले जनरल बात करता हूं फिर एक्सेप्शनल। जनरल बात यह है बेटा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में सर्विसेज के केस में सेपरेशन नहीं होता। जैसे ही सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको कंज्यूम होना है बेटा, उनको स्टोर करने का कोई तरीका नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में बेटा टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए तरीके आ चुके हैं। आप मेरे एंगल से सोचो बेटा, मैं जिस टाइम पर ट्यूशन सर्विसेज देता हूं बेटा उसी टाइम पर कंज्यूम करना होता है, ठीक है ना। ये जनरल बात है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सर्विसेज के केस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा विद द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सर्विसेज भी स्टोर की जा सकती है। देखो मैं अपनी सर्विसेज को स्टोर कर रहा हूं। एक बैंक एम्प्लॉय के एंगल से सोचो बेटा, बाबू बैंक एम्प्लॉय जब सर्विस दे रहा है तभी लो बेटा, अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है बेटा। सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस होंगी उसी टाइम कंज्यूम होती हैं बेटा, उन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा अगेन विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में एटीएम मशीन बना दी उन्होंने। अब बैंक एम्प्लॉय हो के ना हो, कभी भी सर्विसेज प्रोड्यूस करो, कभी भी कंज्यूम करो। लेकिन आज भी बेटा डॉक्टर के एंगल से सोचो, क्या प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी को सेपरेट किया जा सकता है? आज आप बिल्कुल ठीक बैठे हो, चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर सर्विसेज दे दो, कभी फीवर हो तो बाद में कंज्यूम कर लूंगा इस सर्विस को। ऐसे डॉक्टर चीरा फाड़ी कर दो अभी पेट पे, बाद में कभी पथरी हो तो देख लूंगा। सर ऐसे कराओगे क्या? बेटा सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस होती हैं उसी टाइम कंज्यूम होती हैं, सेपरेशन नहीं किया जा सकता प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में, ठीक है ना। गुड्स में किया जा सकता है, प्रोडक्शन पता नहीं कब हुआ, कंजम्पशन पता नहीं कब हुई। सर्विसेज जिस टाइम प्रोड्यूस होंगी उसी टाइम कंज्यूम करने के लिए बंदा चाहिए बेटा, ठीक है जी। लेकिन मैंने एक बात बोल दी एक्सेप्शन के लिए बेटा, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विसेज भी स्टोर हो रही हैं, यानी कि सर्विसेज में भी टाइम गैप आने लगा, ठीक है जी। बाबू फोर्थ हेडिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, और बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लेस। लेस इज द रॉन्ग वर्ड। एनसीईआरटी की गलती निकालने का मुझे शौक है बेटा। बाबू लेस नहीं, द वर्ड शुड बी लॉस। मैं मतलब बताऊंगा, मेरा दिल नहीं कह रहा था लिखने को, पता है ना आपको, दिल पे डिसीजन नहीं, ठीक है ना। कहीं और मत चले जाना। हाँ 11th क्लास के बच्चे चले जाते हैं। चलो जी बेटा, बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक लगाना। बेटा गुड्स का स्टॉक लगाया जा सकता है, गुड्स का स्टॉक लगाया जा सकता है। गुड्स की इन्वेंट्री होती है। आपके फादर की दुकान पर गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होती क्या? स्टॉक होता है कि नहीं होता? सर्विसेज स्टोर की जा सकती हैं। मैंने सर्विसेज स्टोर की होंगी कभी इस तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से। वैसे डॉक्टर ने कभी अपनी सर्विस स्टोर की है? एंटरटेनमेंट सर्विस कभी स्टोर हुई? सर्विसेज का तो स्टॉक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से किया होगा, वो भी एक्सेप्शन, जनरल सेंस। सर्विसेज कभी स्टोर नहीं की जा सकती। और यही एंटरटेनमेंट पे एग्जांपल दे देता हूं बेटा। सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती बेटा। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, एक थिएटर है जहां पर मान लो SRS सिनेमा सहारनपुर, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है बेटा मान लो 400 सीट है एक शो में। एक शो में 400 सीट है, ठीक है। 12 से 3 का शो है बेटा, ठीक है, पहला शो। और मान लो मैं बोलता हूं ऑक्यूपाइड किया 100 लोगों ने, 100 लोगों ने बेटा ऑक्यूपाई करी सीट, ठीक है।
बेटा मैंने अभी पूछा क्या सर्विसेज का स्टॉक लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। आप खुद सोचो बेटा, यहां पर एंटरटेनमेंट सर्विसेज 100 लोगों ने ली, 300 सीट वैकेंट रह गई। अब ये थोड़ी होगा बेटा अगला शो 3 बजे होगा 3 से 6, उसमें 700 सीट हो जाएंगी। स्टोर किया जा सकता है बेटा सर्विसेज को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता बेटा। जिस टाइम वो प्रोड्यूस हुई, अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने कंज्यूम ना करा, इट विल टोटली बी अ लॉस। 12 से 3 वाले शो में 400 सीट थी, 400 के लिए हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे। अगर 400 ने कंज्यूम ना करी, 100 ने कंज्यूम करी ना, इट विल टोटली बी अ लॉस। 300 का लॉस हो गया, ऐड नहीं हो जाएगा, 700 सीट नहीं हो जाएंगी अगले शो में बेटा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी लिखते हैं यहां पर लेस कोई वर्ड नहीं है बेटा, द वर्ड शुड बी लॉस। सर्विसेज जब प्रोड्यूस हुई, अगर तभी कंज्यूम ना हुई, सब लॉस है बेटा। क्लियर बात? आगे बढ़े जी, चलो जी। लास्ट हेडिंग इज इन्वॉल्वमेंट। लास्ट हेडिंग इज इन्वॉल्वमेंट। लो प्यारे बच्चों, काम की बात। बाबू जो इंसान रेसिपिएंट है, एक रेसिपिएंट के एंगल से बात करते हैं, मेरी तरफ देखना बाबू। कहता है अगर आपने सर्विसेज लेनी है तो रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर आपने गुड्स लेना है तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। एग्जांपल देता हूं बेटा, आप फेवरिश फील कर रहे हो, ठीक है ना, और आपको चाहिए डॉक्टर की सर्विसेज। ऐसे थोड़ी कह दोगे छोटे भाई को, जा यार टेम्परेचर चेक करा, दवाई लिया। आपको सर्विस चाहिए ना बेटा, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। ऐसे थोड़ी कह देते हो बड़े भाई को अपने, या छोटे भाई को, या बड़ी बहन या छोटी बहन को कि आज बिजनेस स्टडीज की ट्यूशन तू चला जा। सर सर्विस किसको चाहिए ट्यूशन की? आपको चाहिए ना बेटा, आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, ठीक है ना। क्या गुड्स के केस में इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है? नहीं बेटा। आप टेम्परेचर चेक कराए हो अपना, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दिया, गुड्स है, मेडिसिन इज अ गुड्स, वहां आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? नहीं। अब भाई को कह दो जाइए दवाई ले आ, सर वहां तो आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ट्यूशन से आप पढ़ाए हो, मैंने कहा था रात को नोट्स दे दूंगा, खुद नहीं आए, भाई को भेज दिया, नोट्स लिया, गुड्स है ना, टच किया जा सकता है ना नोट्स को। सर वहां इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है आपकी, नोट्स लेने कोई भी आ जाए, लेकिन बेटा सर्विसेज में आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, गुड्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी नहीं है। मैंने 5 बातें करी, यहां पर 2 टॉपिक इकट्ठे फिनिश हो गए, दोबारा से रिपीट। चलो जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं। पहले मैंने गुड्स एंड सर्विस की एक सिमिलैरिटी की बात करी बेटा। गुड्स और सर्विस दोनों का एक ही काम है बेटा, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, ठीक है ना। दोनों ही वांट को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन बेटा बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ। सर्विसेज हमेशा इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं, जबकि गुड्स टेंजिबल होते हैं। गुड्स को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है बेटा। सर्विसेज को आज तक किसी ने देखा नहीं बेटा, कभी किसी ने टच नहीं किया। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस, और एक्सपीरियंस करके हम बताते हैं कि बेटा इस इंसान की सर्विसेज खराब है या अच्छी है, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं ना बेटा। किसी ने एंटरटेनमेंट को टच नहीं किया, कभी किसी ने ट्यूशन सर्विसेज को टच नहीं किया, कभी किसी ने डॉक्टर की सर्विस को टच नहीं किया। चलो जी बेटा, सेकेंड वन मैंने बात करी इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी की। बेटा गुड्स हमेशा कंसिस्टेंट इन नेचर होते हैं और अच्छी कंपनी के होते हैं भाई, ठीक है ना। मैंने भी एग्जांपल दिया आईफोन का, मैंने बात करी क्रेटा कार की। कोई कंपनी देख लो बेटा जो एसी मैन्युफैक्चर करती है बेटा, एक एसी उठाकर देख लो, 500 देख लो, 50,000 देख लो बेटा, वेट में भी फर्क नहीं होगा, कलर में भी फर्क नहीं होगा, डायमेंशन में भी फर्क नहीं होगा, हर चीज में सेम होगी। ये है कंसिस्टेंसी। और बेटा इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज हमेशा इनकंसिस्टेंट है बेटा। 2 डॉक्टर, 2 सिंगर, 2 टीचर, 2 स्पीकर कभी भी बेटा सेम नहीं हो सकते इन देयर डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, एक सिंगल बंदा भी सेम नहीं हो सकता 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप सोच लो ना, एक कुक के एंगल से बात कर लो बेटा। आप एक होटल में खाना खाने जाते हो बेटा, आज आपको उसी शेफ का खाना बहुत अच्छा लगा, 5 दिन के बाद आप दोबारा आते हो, क्या बनाया यार, तूने नहीं बनाया होगा, वो कह रहा नहीं मैंने ही बनाया। होता है ना बेटा। सर्विसेज कभी भी बेटा कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती, एक जैसी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना जी। थर्ड वन हमने बात करी इनसेपरेबिलिटी की बेटा। देखो गुड्स के केस में प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप हो सकता है, यानी कि सेपरेशन हो सकता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में,
ठीक है ना। समझाने के लिए मैंने एक बात बोली बेटा, बाबू मैं एक फोन खरीदता हूं, लेट सपोज किसी डेट को, आज के दिन ही खरीदता हूं 7 जुलाई को। बेटा पता नहीं कब मैन्युफैक्चर हुआ होगा, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले। 3 महीने पहले कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, मैंने खरीदी आज, तो बेटा क्या प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप है? क्या प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी को सेपरेट किया जा सकता है? किया जा सकता है गुड्स के केस में। बेटा सर्विस के केस में नहीं किया जा सकता था, लेकिन विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज में भी टाइम गैप आने लगा। देखो बेटा ये सर्विसेज मैं आज प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या पता आज से 5 साल बाद कोई कंज्यूम कर रहा हो, क्या पता आज से 10 साल बाद भी कोई कंज्यूम कर रहा हो। क्या सेपरेशन सर्विसेज में भी होने लगा? अब होने लगा विद द इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन बेटा आप डॉक्टर की सर्विस के एंगल से इसको याद रखना बेटा, वहां इनसेपरेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर जिस टाइम पर प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस उसी टाइम पर कंज्यूम होनी है, वहां सेपरेशन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रिकॉर्ड नहीं करने देता अपनी ऐसी चीजें को, कभी भी नहीं देगा। हाँ जी दे कम विद द सम एक्सपायरी, लेकिन फिर भी टाइम गैप कुछ तो होता है। खाया तो फिर भी जा सकता है, लोग खाते भी होंगे। पिज्जा बेस कब कब बनता है बेटा, तब भी उसकी एक्सपायरी होती है। इवन ब्रेड हैव एक्सपायरी ऑफ 7 days। ये तो कहना बेकार है, हम बाल की खाल निकालें, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। बाकी क्या तेरे को खिला देंगे हम 3-4 दिन पुराना भी, तो तब भी खाएगी। हाँ जी बेटा बड़े आगे कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो बासी नहीं खिलाता? अगर किसी के दिमाग में भ्रम है तो बता देना भाई। कोई कह दे मैंने कभी बासी नहीं खाया, बता देना। कोई कह रहा हो कि मैंने कभी बासी पिया नहीं या खाया नहीं, तूने नहीं पिया। मैं तेरे को आज एक बात, ना 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 यार सुन ले, तूने हैंड रेस करा ना, सुन अब तेरे को एक बात बताता हूं, तो मुझे गलत साबित कर दियो। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पानी 1 लाख करोड़ साल पुराना है और बासी है। अगर मेरी बात को कोई गलत साबित कर देगा ना, मैं मान जाऊंगा उसको। सारे बासी पानी पी रहे हो आप, और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। शरीर के लिए जितना बासी होता है पानी उतना अच्छा होता है। गलत साबित कर दियो मेरी बात को, मान जाऊंगा। चलो जी बेटा 4th हेडिंग की बात कर रहा हूं, इन्वेंट्री, जिसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है लॉस। बेटा गुड्स का स्टॉक लगाया जा सकता है, इन्वेंट्री लगाई जा सकती है, और हर एक की दुकान में होती है बेटा इन्वेंट्री। 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख का माल पड़ा होता है। सर सर्विसेज की इन्वेंट्री, डॉक्टर ने अपनी सर्विस का स्टॉक लगाया होता है, टीचर ने सर्विसेज का स्टॉक लगाया होता है, बस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना बेटा। और मैंने एक बात बोली थी बेटा लॉस को समझाते हुए, बेटा अगर कोई सर्विस सेम टाइम पर प्रोड्यूस हो रही है और अगर आपने उसी टाइम पर कंज्यूम नहीं किया तो इट विल टोटली बी अ लॉस। समझाने के लिए बोलता हूं, मान लो क्रिस्टल वर्ल्ड की कैपेसिटी है 200 पीपल। आज बेटा 200 लोगों ने विजिट किया, 1800 लोगों ने विजिट नहीं किया। आज सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल सर्विसेज। बेटा आज आपने कंज्यूम ना करी ना, इट विल टोटली बी अ लॉस। कल ऐसा नहीं हो जाएगा उसकी कैपेसिटी बढ़कर 3800 लोग हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी 2000 ही है बेटा। सर्विसेज जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं, अगर उसी टाइम कंज्यूम नहीं हुई इन्वेंट्री नहीं लगेगी बेटा। लेकिन गुड्स की ऐसे ही केस में इन्वेंट्री लग जाती है। मैंने आज 5000 चेयर बनाई, सिर्फ 200 कंज्यूम हुई, सिर्फ 200 बिकी, 4800 की इन्वेंट्री। सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, कभी भी नहीं होता। 2000 की कैपेसिटी है बेटा, 200 सीट बिकी, 1800 सीट नहीं बिकी, टोटली लॉस। ऐसे नहीं होगा मेरी इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा बेटा 1800। एंड लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। गुड्स के केस में इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो रेसिपिएंट की चल जाता है, लेकिन सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटा, आप फेवरेट फील कर रहे हो, आप रेसिपिएंट हो, आपको सर्विसेज चाहिए डॉक्टर की। ये नहीं कह दो कि किसी इंसान को जा तू अपना टेम्परेचर चेक करा के, आप जाओगे डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने बेटा, रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। सेम बात मैंने ट्यूशन सर्विसेज के लिए बोली बेटा, पढ़ना आपको है बेटा,
आपको सर्विसेज चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। यहां पर नोट्स लेने कोई भी आ सकता है भाई, मेडिसिन लेने कोई भी जा सकता है, वहां जरूरी नहीं है इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना जी, बात ओके। नेचर ऑफ सर्विस क्लियर, 5 डिफरेंस क्लियर, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, आपको बता देता हूं, मैंने अभी सारी बात सर्विसेज के लिए किया, जबकि चैप्टर का नाम बिजनेस सर्विस है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सर्विसेज एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट वन खत्म कर रहा हूं 1 सेकेंड में इसको। 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं बेटा। पहली सर्विसेज है बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर का नाम यही है बेटा, तो मुझे कंटिन्यू भी यही करना है। सेकेंड वन इज सोशल सर्विसेज एंड थर्ड वन इज पर्सनल सर्विसेज। लो प्यारे बच्चों, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बाबू 3 तरीके की सर्विस होती है, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज जो एक बिजनेस को रिक्वायर्ड हैं, ऐसी सारी सर्विस बिजनेस सर्विस है। हमारे कोर्स में 5 है, हजारों सर्विस चाहिए एक बिजनेस को बेटा, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 सर्विस है। ठीक है जी। मुझे बैंकिंग पे पीएचडी करानी है आपकी, मुझे ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है, वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन की बात करनी है, मुझे इंश्योरेंस पे बात करनी है। ठीक है, करेंगे बेटा टाइम के साथ साथ। एडवर्टाइजिंग नहीं है बेटा इस चैप्टर में, मैंने 5 ही बोली है, एडवर्टाइजिंग की जगह मैंने कम्युनिकेशन बोली है। चलो जी बेटा, सोशल सर्विसेज बेटा ये इंसान अपना सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए देता है। ठीक है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी का वेलफेयर। जैसे कि मान लो बेटा, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा फ्री में बेटा आई साइट चेक कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, कार्डियो बेटा हार्ट चेक कर रहे हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं बेटा। कुछ बेटा ट्यूटर्स क्या करते हैं, या स्कूल्स बेटा फ्री में बच्चों को पढ़ा देते हैं। ये सब सोशल सर्विसेज है जो सोशल वेलफेयर के लिए आप करते हो, बस इतनी सी बात। और बेटा पर्सनल सर्विसेज जो ना तो सोशल है बेटा और ना ही बिजनेस में रिक्वायर्ड है, वो पर्सनल सर्विसेज हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, ट्यूशन की सर्विसेज। ये किसी बिजनेस को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, बिजनेस में भी या कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, उसे क्या चाहिए डॉक्टर की सर्विस, उसे क्या करना है एंटरटेनमेंट का, उसे क्या करना है रेस्टोरेंट का, वो खाती पीती तो है ही नहीं कंपनी। तो बेटा ये सब पर्सनल सर्विसेज है। टॉपिक ये भी फिनिश हो गया, स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्विसेज के साथ बात। ठीक है जी, चलो बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करते हैं बेटा। बस ज्यादा नहीं, आज 1-2 बात बताऊंगा इक्का दुक्का और फिर छुट्टी करेंगे, है ना। आप वैसे ही बड़ी उम्मीदों से देख रहे हो मेरी तरफ। आज बाबू जल्दी छुट्टी होने वाली है। हाँ यार, मैं रोज बोलता हूँ, रोज करता भी तो होना छुट्टी जल्दी। लो आज मैं छुट्टी का टाइम पहले ही लिख देता हूँ, फिर मत कहना बताया नहीं। लो आज मैंने बाबू कसम खा ली, आज मैं जल्दी छुट्टी करूंगा। बस 7:29 और 29 सेकेंड पे आज छुट्टी कर। अरे 29 भी क्यों यार, लो मैं आज तुम्हारी पक्का जल्दी छुट्टी करूंगा। बस आज बिल्कुल जल्दी छुट्टी होगी। और ये एहसान याद रखना, एहसान याद रहना चाहिए। हाँ, एहसान बिल्कुल याद रहना चाहिए बेटा। और अगर एहसान याद नहीं रख सकते तो विद इंटरेस्ट चुकता देना, किसी दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेना बस। चलो जी, लो इसी सैटरडे संडे लो बेटा। बात कर रहा हूं बिजनेस सर्विसेज की, इसमें सबसे पहले बात करेंगे बैंकिंग की, और मजा ही आ जाएगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, इसमें बात करेंगे बैंकिंग की सबसे पहले। और आपको बता देता हूं, मेरे पास 4 कैटेगरी ऑफ बैंक है बेटा। मेरे पास 4 कैटेगरी ऑफ बैंक है, एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बेटा। सबसे पहले बात करता हूं कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक की। कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। बेटा मैं अभी 2 कैटेगरी इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा आज, मुझे सिर्फ अभी इन दोनों पे चर्चा करनी है बेटा। मैं अभी बाकी 2 कैटेगरी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, कल करूंगा उनको इंट्रोड्यूस। सामने देखना मेरे प्यारे बच्चों। बेटा
सबसे पहले इसकी बात करता हूं, सेंट्रल बैंक की। बाबू देखो, आप जिस मर्जी देश में रहते हो, हर देश का एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है और उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इंडिया में इसका नाम है आरबीआई। सुना है कभी? बेटा आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पापा ऑफ ऑल बैंक। बेटा ये पापा ऑफ ऑल बैंक है या दादा ऑफ ऑल बैंक है, कुछ भी कह लो, अभी करेंगे इसकी चर्चा, बहुत सारी चर्चा आज इसी पे रहेगी मेरी। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं बेटा? बेटा कॉमर्शियल बैंक का काम होता है सिर्फ पब्लिक डीलिंग करना। ये पब्लिक डीलिंग करते हैं। पब्लिक डीलिंग आप मैं सब हम जनरल पब्लिक है बेटा। हमें कभी भी बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए होती है, हम इनके पास जाते हैं, हम कभी इनके पास नहीं जाते। जनरल केस में आरबीआई कभी भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मेरे पास एक एक्सेप्शन है, उसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा आपके साथ। इक्का दुक्का टाइम पर इसने पब्लिक डीलिंग करी है, मैंने जिंदगी में एक बार देखी है, आपने भी देखी है, वो अभी बताऊंगा तो याद आएगा आपको। बेटा आपको पैसा जमा कराना है, आप कहां जाओगे? आप पब्लिक का पार्ट हो, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक डीलिंग करता है, तो आप जाओगे कॉमर्शियल बैंक के पास, अकाउंट खुलवाओगे और पैसा जमा करा दोगे। ठीक है, आपको लोन चाहिए, कहां जाओगे? कॉमर्शियल बैंक के पास, पब्लिक डीलिंग यही करता है बेटा। आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, कॉमर्शियल बैंक लोन दे देगा। कॉमर्शियल बैंक बेटा आपके अकाउंट खोलेगा, कॉमर्शियल बैंक ही लोन देगा। बेटा सेंट्रल बैंक का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट्स बैंक। सुन लो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट्स बैंक। काम की बात सुनना बेटा, ये बैंकों का बैंक है, यानी कि इंडिया में जितने भी बैंक आपको दिखाई देते हैं सबका एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास। उनको पैसे जमा कराने हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराते हैं। उनको लोन चाहिए, आरबीआई लोन देता है उनको, तभी इसका नाम है बैंकर्स बैंक। ऐसे थोड़ी बोल रहा था पापा ऑफ ऑल बैंक। पापा है बेटा, पापा का ही तो फर्ज है बच्चों को खिलाना, ऐसे ही खिलाते हैं ये। हाँ जी बेटा, इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। यानी कि बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट सबका एक अकाउंट होता है विद आरबीआई। उनको पैसे जमा करने हैं, आरबीआई के पास जमा करेंगे, उनको निकालने हैं बेटा, आरबीआई से निकालेंगे। उनको लोन चाहिए, आरबीआई ही देगा। समझ आई बात? जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल मुद्दा है, हमेशा कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ये स्पेशल ही रहता है बेटा। जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब तक जम्मू एंड कश्मीर का अलग आरबीआई था। आर्टिकल 370 आज की तारीख में हट चुका है, तो बेटा जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट का भी अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। क्लियर बात? यानी कि आज की तारीख में 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 29 स्टेट गवर्नमेंट, 30 गवर्नमेंट का अकाउंट है बेटा सेंट्रल बैंक के पास। गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक, पापा ऑफ ऑल बैंक। अच्छा ये पता है करेंसी इशू कौन करता है इंडिया में? आपको पता है पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही मशीन है बेटा करेंसी इशू करने की, सिर्फ 2। एक वहां पीछे पड़ी है और एक आरबीआई के पास। यार कृष्णा, यार डायलॉग की हवा मत निकाल, पता है पक्का पता है ना, मशीन तो नहीं होगी ना? ठीक है ना, बस देखना शुरू कर दो, पीछे मशीन है। हाँ छापना लेता है, ऐसे ट्यूशन पढ़ा रहा मैं बाबू। पूरे इंडिया में एक ही मशीन है नोट छापने की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है बेटा। बाबू आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन लूज मत करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। इंडिया में जितने कमर्शियल बैंक है सबको रेगुलेट करता है बेटा सेंट्रल बैंक। कुछ काम की चर्चा करते हैं बेटा। बाबू आज तक इंडिया से कौन कौन से बैंक भागे हैं, नाम बताओ। सर देखो सोचना तो पड़ेगा, हर चीज मैं तो नहीं बता सकता, सोचना तो पड़ेगा, मजा आएगा और बहुत। इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी और फिर छुट्टी करेंगे। इंडिया से आज तक हर्ष कौन कौन से बैंक बारे हैं, गूगल करना है। अच्छा सर आपको एक बात बता देता हूं,
सिंस इंडिपेंडेंस आज तक इंडिया से एक भी बैंक भाग नहीं पाया और भागेगा भी नहीं। आप अपने पड़पोतों को पढ़ाओगे तब भी यही पढ़ाओगे। आज तक इंडिया से, तब भी यही बोल रहे होंगे आप स्टेटमेंट, कि आज तक इंडिया से कोई बैंक नहीं भागा है और भाग नहीं सकता। मैं बहुत सारे रीजन बताऊंगा बेटा। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है ना आरबीआई, इसके जैसा दूसरा हो नहीं सकता, किसी देश के पास नहीं। ये मैं बताऊंगा बेटा, इसकी पॉलिसी बहुत कमाल है ना बेटा। ये भागने नहीं देता, कितना ही बड़ा फ्रॉड हो जाए। मैं करता हूं आपसे कुछ चर्चा। किसी टाइम पर पीएनबी बैंक में फ्रॉड हुआ, आज से 3 साल पहले। सुना है नीरव मोदी का फ्रॉड, नाम सुना होगा। मैं फ्रॉड का भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ यार, मैं आपके पास हुई इसलिए यार, ठीक है ना। मैं फ्रॉड का भी डिस्कशन करूंगा। आज एक एक्स्ट्रा बात भी बताऊंगा, बहुत दिन हो गए, मुझे याद आ रही है एक बात। तो भाई नीरव मोदी ने फ्रॉड करा 14,000 करोड़, और भाई साहब सब डर गए कि यार ये पीएनबी बैंक बर्बादी की कगार पर आ गया। 14,000 करोड़ मजाक बात है क्या। और बेटा फिर एक फ्रॉड खुला बैक टू बैक, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 25,000 करोड़ के फ्रॉड खुल गए एक साल में। सबको लगा पीएनबी बैंक गया। और मैं ये बात बोलता हूं बेटा, मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि तेरा पीएनबी में अकाउंट है, पैसे निकाल ले पैसे। यार हम थोड़े से पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कहीं नहीं ज़्यादा। इंडिया से कोई बैंक भाग नहीं सकता जब तक आरबीआई बैठा है बेटा। ऐसा हो नहीं सकता किसी के पैसे ना मिले बेटा। यस बैंक के साथ भी यही हुआ। यस बैंक ने लोन किया हुआ था रिलायंस कम्युनिकेशन को, अनिल अंबानी जी को। आपको तो अंदाजा भी नहीं हुआ होगा, 2.5 रुपए का, 2.25 रुपए का शेयर रह गया था। 2.25 रुपए का शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन का। बिल्कुल तबाह हो गई, बिल्कुल खाली हो गए अनिल अंबानी जी। कोई लोन नहीं आ रहा यस बैंक का। मैंने यस बैंक का शेयर खरीदा था 360 रुपए का, आज 14 रुपए का है। ऐसा फ्रॉड हुआ था। भाग गया यस बैंक, भाग जाएगा? मजाल नहीं है, मजाल नहीं है। और बेटा भाग गया गलती से, हो नहीं सकता वैसे। आरबीआई सबके पैसे देगा बेटा। आरबीआई को आप जानते नहीं हो ये क्या चीज है। एक इंसिडेंट शेयर करता हूं आपके साथ तो आपको आरबीआई की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। और कहानी सुनाऊंगा बेटा, कहानी बहुत मजेदार है। और बेटा ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलती, ध्यान रखना। ये चीजें आती हैं जिंदगी में एक्सपीरियंस के साथ। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है बेटा। गुजरात में एक बैंक के लिए एक र्यूमर फैल गया, नुमेश के वाली आदत। हाँ जी, एक अफवाह फैल गई बेटा, ठीक है ना। अफवाह फैल गई कि ये बैंक दिवालिया होने वाले, कंगाल हो चुका है। और अब जब ऐसी अफवाह फैल जाती हैं तो बेटा मल्टीप्लाई हो रही है बड़ी जल्दी जल्दी कि ये बैंक दिवालिया होने वाला है, कंगाल होने वाला है। और जैसे ही र्यूमर फैला, बैंक ब्रांच के बाहर लाइनें, सुबह 10 बजे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें। जिसने एफडी कराई वो तोड़वाने को तैयार, जिसने सेविंग अकाउंट खुलवाया वो तोड़वाने को तैयार। कैसा भी पैसा है, लॉकर से पैसे निकालने को हर कोई खड़ा है भाई साहब लाइन में। बैंक ने कॉल लगाई आरबीआई ऑफिशियल्स को, सर ऐसे ऐसे अफवाह फैल गई। और आपको भी पता है बैंक में एट वंस इतना कैश नहीं होता। हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक वैन आती है जिसमें कैश चला जाता है बेटा, ठीक है ना। वैन पे नजर नहीं, गंदे काम कोई नहीं। हाँ जी बेटा, अब हुआ क्या, अफवाह फैल गई, उन्होंने कॉल लगाई। आरबीआई ने कहा कोई टेंशन मत लो। आरबीआई ने आसपास की 5, 7, 10 ब्रांचेस को कॉल करी, जितना कैश है आपकी ब्रांचेस में सब उस ब्रांच में पहुंचा दो। और आरबीआई ने बोल दिया उस ब्रांच के मैनेजर को, आज कोई लंच टाइम नहीं होना चाहिए और आज बैंक बंद नहीं होना चाहिए। आज इन्हें दिखाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज है। भाई साहब प्राइवेट प्लेन उड़ता है सिर्फ नोटों से भरा हुआ, और लैंड कराया जाता है सेम सिटी में, और पैसे बांटे जाते हैं टकाटक रात के 8 बजे तक। एक एक अकाउंट खाली, कोई लंच टाइम नहीं। अब दुनिया को समझ आया रात को 8 बजे यार, अगर इस बैंक ने भागना होता तो आज लंच टाइम 2 की जगह 1 बजे हो जाता, और 4 बजे की जगह 3 बजे ही बैंक बंद हो जाता। 8 बजे तक नोट बांट रहा है तो भाई एक एक अकाउंट खाली कर दिया, किसी का पैसा नहीं रोका, कुछ भी नहीं रोका। और अगले दिन वही सारे लोग दोबारा अकाउंट खुलवा कर पैसे जमा करा रहे थे। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर यू। सर भाग नहीं सकता, मजाल नहीं है, ना भागने देता। आज तक नहीं भागा, कोई नहीं भागेगा। उसका एक रीजन और बता देता हूं, अब थोड़ी तारीफ अपनी कर देता हूं।
बेटा अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स बैंक का नाम है, आज से 15-16 साल पहले इंसॉल्वेंट हो गया ये 2005 में, दिवालिया हो गया था, कंगाल हो गया था, खाली हो गया था। जैसे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना बड़ा बैंक था, लेमन ब्रदर्स इंसॉल्वेंट हो गया था और इंडिया में आज तक कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ। रीजन इसका दूसरा ये है बेटा, अमेरिका में जो अकाउंट्स ऑडिट करते हैं वो एमबीए करते हैं बैंक के, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। इन दोनों में फर्क बता देता हूं बेटा। दुनिया ना एमबीए फाइनेंस कर लेती है और सोचती है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। एमबीए फाइनेंस करना यार ये सीए है और ये एमबीए फाइनेंस है, ये बुलेका दिमाग से उतार दो। और मैं बता देता हूं बेटा, एमबीए फाइनेंस ना कहने के लिए समझाने के लिए बोलूं, पैकेज बहुत अच्छे हैं, पैकिंग बहुत अच्छी है इनकी, प्रोडक्ट बड़े खराब है, नॉलेज नहीं है पहले। एमबीए में क्या होता है, आपको कहा जाता है चल स्टेज पे चढ़, चल प्रेजेंटेशन दे। बंदा 2 साल तक प्रेजेंटेशन ही दे रहा होता है, तो बोलने की बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है ना। और टिप टॉप वही कॉलेज में बन के जाना, वही कॉलेज लाइफ आपको पता ही है। हम ज़्यादा इमेजिनेशन में मत जाओ, हाँ इमेजिन ही करना शुरू कर दिया तुमने तो, ठीक है जी। तो बन टन के जाना है भाई साहब। तो पैकेज बेटा, पैकेज बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, बस प्रोडक्ट तो बहुत खराब है। सीए बेटा पैकेजिंग बहुत खराब है पर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब भाई 16-16 घंटे पड़ा होता है 4 साल में, ठीक है ना। शरीर यहाँ का यहाँ, बाल यहाँ के उड़ गए, कभी यहाँ के उड़ गए, कभी यहाँ के सफ़ेद वहाँ के सफ़ेद, ये हो जाता है। पैकेजिंग बहुत खराब है लेकिन प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं भाई, नॉलेज बहुत है, ठीक है ना। आज तक दूसरा ये रीज़न है, इन्होंने आज तक इंडिया का कोई बैंक इंसॉल्वेंट नहीं होने दिया। हर फ्रॉड पकड़ा है, हर फ्रॉड पकड़ा है। समझ में आया बेटा? शायद मैंने बहुत चर्चा कर दी होगी सेंट्रल बैंक। एक एक्स्ट्रा बात आज के लिए, फिर बेटा फिनिश करेंगे बात। एक टाइम की बात है, मैं ना बहुत सारे फ्रॉड बताता था आपको ऑनलाइन बैच में, मैंने एक एक करके रोज एक एक एक्स्ट्रा बात बताई है, बहुत दिन से नहीं बताई, एक बात याद आ रही है। पहले एक चीज की चर्चा ये करते हैं आपसे, बाबू कभी आपने सुना था ये बात कि स्विस बैंक में इंडिया के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हैं? स्विस बैंक, इसका नाम सुना है कभी? स्विट्जरलैंड में बैंक है बेटा, नाम है स्विस बैंक। और बेटा बहुत बार न्यूज आई है कि इसमें इंडिया के 10 लाख करोड़ के आसपास हैं। एक दिन तो मोदी जी ने बोल भी दिया था कि सारा पैसा लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक को देंगे। बोला था कि ये वाली बात शायद सुनी हो आपने। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताना बेटा, जब हम फॉरेन कंट्री को ट्रेवल करते हैं तो क्या कस्टम चेकिंग करता है? कस्टम डिपार्टमेंट चेकिंग करता है क्या? करता है। मैं दुबई पहुंचा, वहां का कस्टम चेक करेगा कि नहीं करेगा मेरे को? भाई कोई गोल्ड ना ले आऊं, कोई बेटा ऐसी चीज ना ले आऊं जो इलीगल हो, कोई आर्म्स ना ले जाऊं। सर चेकिंग होती होगी प्रॉपर, आप सोचो इस चीज को, पक्का होती होगी। चाहे मैं एयर रूट से ट्रैवल करूं, चाहे मैं मरीन रूट से ट्रैवल करूं, चाहे मैं शिप के रास्ते जाऊं, चाहे मैं एयर रूट के रास्ते जाऊं, चाहे मैं लैंड रूट के रास्ते जाऊं, 2-4 कंट्री है ना जो लैंड रूट से भी मिलती हैं, कस्टम चेक करता होगा कि नहीं करता होगा? मानते हो चेक करता होगा? सर मैं कभी कभी ये सोचता हूं और आपको भी सोचने को कह रहा हूं, सर लैंड रूट पे चेकिंग है, एयर रूट पे चेकिंग है, मरीन रूट पे चेकिंग है, ऐसी कौन सी हवाई जो 10 लाख करोड़ फॉरेन के बैंक में जमा हो गए? किस रास्ते गए होंगे? सर इसी रास्ते गए होंगे, रास्ता कोई अलग नहीं है, रास्ते तो यही हैं। आप समझ सकते हो इन्वॉल्वमेंट किस किस की होगी। पहली बात, कुछ काम की लगी हो शायद। अब अगली बात, एक टाइम की बात है बेटा, एक इंसान ने क्या करा, वेसल भर के इंपोर्ट करा टाइल्स का, टाइल, वॉल टाइल और फ्लोर टाइल हमारी, ठीक है ना, टाइल्स इंपोर्ट करी भर के, वेसल भर के। आप समझ सकते हो, मैं अंदाजा दे देता हूं, करीब 100 करोड़ का माल। कस्टम ऑफिसर को बड़ा डाउट हुआ, उसने कहा यार क्या बंदा है यार, ये इंडिया में इतनी सस्ती टाइल है, ये इंपोर्ट करने में लगा हुआ है। उसको डाउट हुआ, भाई कुछ तो मिक्सर है भाई,
कुछ तो गड़बड़ करी है इसने। उस कस्टम के पास सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है इंडिया के, सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट। वो तो स्कैन करते हैं टाइल को, ये पता लग जाता है टाइल के अंदर सोना तो नहीं है। उनके पास बहुत खतरनाक, उन्होंने भाई साहब कस्टम ऑफिसर ने कह दिया कुछ ना छोड़ो, सारे गत्ते फाड़ दो, एक एक टाइल चेक होनी चाहिए, चली ना जाए एक भी टाइल ऐसे बिना चेक हुए, चेक करो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भाई साहब 15 दिन तक रिटेन करके रखा सामान, कुछ नहीं मिला किसी भी अफसर को। एट द एंड उसने कहा चल भाई ले जा, तू अपना सामान बांध और ले जा। और जब वो सामान बांध रहा था, ले जा रहा था, एक ऑफिसर ने पकड़ लिया फ्रॉड। अब आप सोच भी नहीं सकते, इंडिया में मैं आपको हमेशा बोलता हूं भारत रत्न मिलना चाहिए, फ्रॉड ऐसे ऐसे होते हैं। जो वो गत्ता था ना जिसमें टाइल पैक होती है, गत्ते के ऊपर जो स्टेपलर पिन थी वो सब सोने की थी। सर अच्छा लगेगा आपको, मैं फ्रॉड एक से एक बताता हूं आपको जो इंडिया में हुए हुए। एक और बात करता हूं, ये कुछ भी नहीं है बेटा, लोग कस्टम से क्या क्या करके आते हैं आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा, शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें देखी नहीं है, लेकिन कस्टम के फ्रॉड एक से एक होते हैं। लोग क्या करते हैं भाई, पेट कटवाकर, ऑपरेशन करवाकर, अंदर सोना भरवाकर या ड्रग्स भरवाकर दोबारा आ जाते हैं पेट सिलवाकर। सुने ऐसे किस्से तो बहुत हुए हैं इंडिया में। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड के किस्से हैं, ठीक है ना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, जूते की सोल में गोल्ड छुपा कर लेकर आते थे, ठीक है ना। बहुत किस्से हुए हैं पुराने जमाने में, ये लेटेस्ट चीजें हैं जो आजकल होने लगी, स्टेपलर पिन सोने की। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।